इस वीडियो में हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का चैप्टर 3 है, ड्यूटीज़ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ गार्डियन। तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है फिड्यूशरी रिलेशन ऑफ गार्डियन टुवर्ड्स वार्ड। इसमें वो कहते हैं कि जो गार्डियन है उसका एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है वार्ड के साथ, ठीक है। और जब कोई भी गार्डियन कोर्ट उसे डिक्लेयर करे या अपॉइंट करे तो वो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो किसी किस्म का प्रॉफिट उस गार्डियनशिप से नहीं उठा सकता, अपना ज़ाती कोई मफाद वो हासिल नहीं कर सकता, एक्सेप्ट के वो बाय विल और इंस्ट्रूमेंट अपॉइंट किया गया हो और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हो उनके मुताबिक चले। आगे सेक्शन 21 है, ये कहता है कि कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्डियन। इसमें वो कहता है कि कोई भी माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट होता है कि किसी भी दूसरे माइनर का वो गार्डियन बने। यहाँ पे वो कहता है सिवाय इसके कि अगर उस माइनर की कोई वाइफ है तो उसका वो गार्डियन होगा, या उसका कोई बच्चा है तो उसका वो गार्डियन होगा। सेक्शन 22 है हमारे पास, रिम्यूनरेशन ऑफ गार्डियन। इसमें वो कहता है कि जब भी कोई गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करेगी या डिक्लेयर करेगी तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो कोर्ट को अगर मुनासिब लगेगा जो भी अलाउंस, तो वो कोर्ट उसका फिक्स कर देगी कि इस गार्डियन को इतना अलाउंस पे किया जाए। और वो अलाउंस जो होता है वो क्या होता है कि गार्डियन की केयर करने के लिए, उसके लिए पेन के लिए जो ड्यूटीज़ होती हैं गार्डियन की, वो परफॉर्म करने के लिए कोर्ट उसको अलाउंस जो है रिम्यूनरेशन वो पे करवाती है। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट होता है एज अ गार्डियन किसी भी पर्सन का या उसकी प्रॉपर्टी का, तो फिर जो वार्ड की प्रॉपर्टी है उसमें से जो पे है स्पेसिफिक हिस्सा वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 23। ये कहता है कंट्रोल ऑफ कलेक्टर एज अ गार्डियन। इसमें वो कहता है कि कोई भी कलेक्टर जो है जब उसे गार्डियन अपॉइंट किया जाता है या कोर्ट उसे डिक्लेयर कर दी जाती है किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी की या पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों की, तो यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी मैटर्स होंगे रिलेटेड टू गार्डियनशिप ऑफ द वार्ड, वो कहता है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगे, या कोई भी ऑफिसर जो उनको कंट्रोल करने के लिए, कलेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या उन मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया गया हो उसके कंट्रोल में होंगे। नेक्स्ट वो कहता है गार्डियन ऑफ पर्सन। इसमें वो कहते हैं कि सेक्शन 24 है, ड्यूटीज़ ऑफ गार्डियन क्या हैं। कहते हैं जब भी किसी भी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है किसी भी वार्ड का, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो उसकी ड्यूटीज़ आती हैं, सबसे पहले वार्ड की कस्टडी उसे दे दी जाती है। दूसरा नंबर ये देखा जाता है कि वो वार्ड को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे, उसे लुक आफ्टर करे, उसकी केयर करे, उसकी हेल्थ को देखे, अगर वो बीमार हुआ है उसे इलाज करे, उसको हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहने के लिए, उसकी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करे, उसकी सेफ्टी को मेक श्योर करे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गार्डियन की जो ड्यूटीज़ हैं वो तमाम ड्यूटीज़ हैं जो कि एक अपने बच्चे के लिए कोई भी पर्सन परफॉर्म करता है तो गार्डियन की वो तमाम ड्यूटीज़ होती हैं। सेक्शन 25 है, ये कहता है टाइटल ऑफ गार्डियन टू कस्टडी ऑफ वार्ड। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर कोई भी वार्ड है वो अगर गार्डियन की कस्टडी से छोड़ के भाग जाता है गार्डियन को, या किसी भी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है उसकी कस्टडी से, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट जो है वेलफेयर ऑफ द वार्ड उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी बेस्ट डिसीजन होगा वो करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी पर्सन को गार्डियन की कस्टडी में, किसी भी वार्ड को गार्डियन की कस्टडी में वापस आना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उस वार्ड को गार्डियन की कस्टडी में दिया जाए। यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि वार्ड जो है वो वापस नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उस वार्ड को अरेस्ट करके उस गार्डियन की कस्टडी में दे दिया जाए। अब यहाँ पे जब भी कोर्ट कोई अरेस्ट का ऑर्डर करेगी तो यहाँ वो कहता है कि अंडर सेक्शन 100 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत उसके पास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की गार्डियन कोर्ट के पास पार होंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई वार्ड जाके गार्डियन की मर्जी के बगैर कहीं भी रहना शुरू कर देता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि गार्डियनशिप जो है वो टर्मिनेट हो गई है। सेक्शन 26 है, वो कहता है कि रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन। इसमें वो कहता है कि कोई भी गार्डियन अगर उसे कोर्ट अपॉइंट करती है या डिक्लेयर करती है अदर देन द कलेक्टर, या कोई गार्डियन विल या इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट होता है, उनके अलावा कोई गार्डियन जिसे कोर्ट अपॉइंट कर रही है, कोर्ट डिक्लेयर कर रही है, तो वो उस कोर्ट की परमिशन के बगैर, जिस कोर्ट ने उसे गार्डियन बनाया है उसकी परमिशन के बगैर किसी भी वार्ड को उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर लेकर नहीं जा सकता। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर वो वार्ड जो है
उसको किसी भी वजह से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से उसकी लिमिट से बाहर लेके जाना है तो यहाँ पे वो कोर्ट की परमिशन लेगा, कोर्ट को विद रीजंस बताएगा कि इन वजूहात की बिनाद पर जो वार्ड है उसको कोर्ट की लिमिट से बाहर ले जाना ज़रूरी है। तो फिर अगर कोर्ट परमिशन देगी तो वो ले जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेके जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 27 है। इसमें वो कहता है कि ड्यूटीज़ क्या है एक गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी की। इसमें वो कहता है इसकी ड्यूटीज़ जो हैं, जैसे कि एक पर्सन है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको सारी वही ड्यूटीज़ हैं उसकी जो एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले ले सकता है, उसकी टेक केयर कर सकता है, उसका बेनिफिट सोच सकता है। तो वो सारी ड्यूटीज़ एक गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी की हैं कि वो उसी तरह उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, किसी को मॉर्टगेज नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी। सेक्शन 28 है हमारे पास, पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन। इसमें वो कहता है कि कोई भी गार्डियन अगर विल के ज़रिए या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट होता है तो फिर यह किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी वार्ड की प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे वो कहता है कि उसके पास जो पावर होंगी मॉर्टगेज करने की, चार्ज करने की, ट्रांसफ़र, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज करने की इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो यहाँ पे कहता है जितनी भी जो टर्म्स एंड कंडीशन उस विल या इंस्ट्रूमेंट में दी गई होंगी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे वो उस वार्ड की प्रॉपर्टी को डील करेगा और उसी तरह ही उसे ट्रीट करेगा। अगर वहाँ पे मना किया गया है प्रॉपर्टी को सेल करने का, गिफ्ट करने का, मॉर्टगेज करने का, तो वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगा। आगे वो कहता है कि अगर कोई गार्डियन जो है वो कोर्ट ने डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे वो कहता है कि वो सबसे पहले जाके कोर्ट की परमिशन लेगा, जिस कोर्ट ने उसे डिक्लेयर किया है, कोर्ट इन ऑर्डर लिखेगी इन राइटिंग, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा। सेक्शन 29 हमारे पास आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी पर्सन है जिसको अदर देन द कलेक्टर या फिर गार्डियन जो विल या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट हुआ उनके अलावा कोई भी पर्सन है जिसको कोर्ट जो है और गार्डियन अपॉइंट करती है या डिक्लेयर करती है, तो वो कहते हैं कि कोर्ट की परमिशन के बगैर किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र, सेल, गिफ्ट नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई भी काम करना है कोर्ट के पास जाएगा, परमिशन लेगा, रीज़न देगा, कोर्ट को अगर सूटेबल लगेगा कि फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड ये होना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी, अदरवाइज ऑर्डर नहीं करेगी। और अगर वो गार्डियन जिसको कोर्ट डिक्लेयर करती है या अपॉइंट करती है तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को 5 साल से ज़्यादा लीज पे नहीं दे सकता। लेकिन अगर उसने किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी को लीज पे देना है तो वो ये ख्याल रखेगा कि सपोज़ वो माइनर जो वो वार्ड जो है अगर 21 साल के होने में उसको 1 साल रहता है तो फिर वो प्रॉपर्टी को लीज़ पर नहीं देगा। और लीज़ पर अगर उसने देना है तो 5 साल के लिए देता है या 2 साल, 3 साल के लिए, जितने भी सालों के लिए वो देता है, तो वो ये ख्याल रखेगा कि उस वार्ड के मेजॉरिटी की एज आने से 1 साल पहले तक वो जो लीज़ पे देगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 30, वॉइडेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। यहाँ पे वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है जिस गार्डियन जो है वो कोई भी डिसीजन लेता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का या उसको कोई भी डिस्पोजल जो कि सेक्शन 28 और सेक्शन 29 को वायलेट करके लिया जाता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो तमाम एक्शन, वो तमाम डिस्पोजल जो होगा वो वॉइडेबल होगा, ठीक है। और अगर दूसरा पर्सन उससे इफ़ेक्ट होता है तो उसका कोई वो डायरेक्ट गार्डियन पे जाएगा, यानी वो तमाम जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेता है, उसको मॉर्टगेज करता है, ट्रांसफ़र करता है, एक्सचेंज करता है, सेल करता है, गिफ्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें वॉइड होंगी। सेक्शन 31 है हमारे पास, प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू परमिटिंग ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 29।
अब इसमें वो कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है सबसे पहले गार्डियन क्या है, परमिशन सीख करेगा उस कोर्ट से। वो कोर्ट जो है, अगर कोर्ट को लगता है कि आउट ऑफ नेसेसिटी ये डिसीजन लेना ज़रूरी है या कोई वार्ड का बेनिफिट इससे है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि परमिशन ग्रांट करेगी, लेकिन वो तमाम रीज़न, नेसेसिटी, जो फ़ायदे हैं वो उन तमाम को लिखेगी, अपने ऑर्डर में डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेगी कि प्रॉपर्टी को बारे में ये डिसीजन जो लिया जा रहा है, जो परमिशन दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है, कौन सी कंडीशंस पे दी जा रही है। उसके अलावा क्या है कि कोर्ट जो है वो डेट जो रिकॉर्ड करेगी, उसका पहले तो फैक्ट्स रिकॉर्ड करेगी, रीजंस रिकॉर्ड करेगी, फिर डेट साइन जो हैं जज के वो होंगे अगर उसने खुद लिखा है, और अगर उसने खुद नहीं लिखा तो जो डिक्टेट कराया है और वो सारा रेड उसको एक्नॉलेज करेगा और उस पर सिग्नेचर करेगा। अब आगे वो कहता है सबसेक्शन 3 में कि कोर्ट जो है अब जब भी कोई परमिशन ग्रांट करेगी तो वो ये कंडीशंस रखेगी कि कोई भी सेल जो है वो कोर्ट की इजाज़त के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। वो कहते हैं जो जब सेल होगी तो ऑक्शन के ज़रिए अगर हो रही है तो वो कहते हैं कि जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको दी जाएगी, जो कोर्ट टाइम और पर्पस बताएगी, प्लेस बताएगी, स्पेसिफाई करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो किया जाएगा। आगे वो कहता है कि लीज शैल नॉट बी मेड इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम और शैल बी मेड फॉर सच टर्म ऑफ ईयर। फिर आगे वो कहता है कि सेल से जो भी रकम होगी, जो भी उससे आएगी, तो वो कहता है कोर्ट के ज़रिए ही गार्डियन को दी जाएगी और वार्ड के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सबसेक्शन 4। भी कोर्ट कोई परमिशन देगी अंडर सेक्शन 29, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी कि नोटिस एक जो है वो इशू करेगी ऑफ द एप्लीकेशन के, कोर्ट के पास एक परमिशन की एप्लीकेशन आई है, जितने भी वार्ड के रिलेटिव्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको सुना जाएगा, जो उनकी स्टेटमेंट्स होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो उस एप्लीकेशन को अपोज करेगा उसको भी सुना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि उन सबको सुनने के बाद फिर कोर्ट अपना डिसीजन देगी। सेक्शन 32 है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड। अगर कोर्ट किसी भी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट करती है या डिक्लेयर करती है अदर देन द कलेक्टर, तो फिर कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार है कि टाइम टू टाइम जो है वो उस ऑर्डर जो गार्डियन अपॉइंट किया है उसको डिफाइन करे, उसकी पावर्स जो हैं उनको या कम कर दे या बढ़ा दे, या उसके मुताबिक जो भी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी डिसीजन है वो ले सके, और जो गार्डियन की पावर्स हैं रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी उनको उनमें स्पेसिफिक वेरिएशन कर सके जिससे वार्ड का बेनिफिट हो, वार्ड की वेलफेयर हो। सेक्शन 33 है राइट ऑफ गार्डियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर ओपिनियन इन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड। अब यहाँ पे वो कहता है कोर्ट कोई भी गार्डियन अपॉइंट करती है, डिक्लेयर करती है, तो वो क्या कोर्ट में से परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि कोई भी मशवरा हो, कोई ओपिनियन हो रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, कि उसको मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर हो जिसमें उसे समझ ना आ रही हो या उसे कोर्ट की डायरेक्शन चाहिए या कोर्ट की परमिशन चाहिए, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है भी, कोर्ट के पास कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कोर्ट क्या करती है कि जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं या रिलेटेड होते हैं वार्ड से, या उनका रिलेशन है या उसके फ्रेंड हैं, तो वो उन तमाम पर्सनस को नोटिस देती है, उनको सुनती है, और उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देती है। आगे वो कहता है कि गार्डियन जो है इन गुड फेथ जो भी डिसीजन आएगा, जो ओपिनियन आएगी, जो एडवाइस आएगी, डायरेक्शन आएगी, तो वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको फुलफिल करेगा। सेक्शन 34 है ऑब्लिगेशंस ऑन गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जब भी कोर्ट किसी भी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट करती है या डिक्लेयर करती है अदर देन द कलेक्टर, तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि वो ड्यूटी बाउंड है कि वो कोर्ट को कोई बॉन्ड दे, ठीक है, किसी भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में कोर्ट को सेटिस्फाई करे। अच्छा, फिर कोर्ट में क्या है कि वो विद इन 6 मंथ जो है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन, वो टाइम टू टाइम एक स्टेटमेंट जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की हैं बिलोंगिंग टू वार्ड, तो वो कोर्ट को ला के दे। उसके अलावा वो जो एग्जिबिट हैं अपने अकाउंट्स के, तो वो टाइम टू टाइम कोर्ट में सबमिट करवाए।
अच्छा, जो गार्डियन है प्रॉपर्टी का वो टाइम टू टाइम क्या है कि कोई भी बैलेंस ड्यू है उस अकाउंट में, तो वो कोर्ट को दिखाएगा, उसको बताएगा और वो सबमिट करवाएगा। नेक्स्ट क्या है कि वो अप्लाई करेगा कि वार्ड की मेंटेनेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, उसकी किसी भी तरह की वेलफेयर के लिए जो भी ज़रूरी हो अखराजात, तो वो कोर्ट को बताए जाएंगे। उसके अलावा अगर वार्ड की कोई सेलिब्रेशन करनी है, कोई सेरेमनीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों के कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो रकम है वो खर्च की जाएगी। सेक्शन 34A है पार्ट अवार्ड रिम्यूनरेशन फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स। कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी पर्सन को ऑडिट अपॉइंट कर दे कि जो जितने भी अकाउंट्स हैं रिलेटेड टू वार्ड के उनका ऑडिट करे और फिर उसमें जो भी प्रॉपर उसकी रिम्यूनरेशन होगी वो पे की जाएगी। सेक्शन 35 हमारे पास आ जाता है सूट अगेंस्ट गार्डियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वाज टेकन। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि कोर्ट अगर किसी भी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट करती है या डिक्लेयर करती है तो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक बॉन्ड जो है अकाउंट का वो देगा कि, और जो भी उसने इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड जो भी मनी रिसीव करेगा, ये जो भी मैटर्स होंगे तो वो कोर्ट को प्रॉपरली एड्रेस करेगा। आगे सेक्शन 36 है हमारे पास। अगर कोई भी गार्डियन जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, फेल हो जाता बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में, तो यहाँ पे कहते हैं कि उस गार्डियन जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया और डिक्लेयर किया हो, तो फिर कोई भी पर्सन एज ए नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो उस गार्डियन पे सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 37 है जनरल लाइबिलिटी ऑफ गार्डियन एज अ ट्रस्टी। वो कहते हैं कि जो ये सेक्शन 35 और 36 हैं इनमें वो कहता है कि कोई भी रेमेडी अगर गार्डियन के अगेंस्ट अवेलेबल है तो वो वार्ड जो है वो रेमेडी अवेल कर सकता है, उसको ये रेमेडी उससे डिप्राइव नहीं होगी। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।